कॉमन योगा प्रोटोकॉल का सेकंड पार्ट मैं अब लूँगी। ये सारे लेटने वाली स्थिति वाले आसन से मैं आगे ले रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्टैंडिंग सीरीज और सिटिंग सीरीज किया था। आप जानते होंगे जैसे कि जो हम आसन अभी मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ आज, ये सारे वो हैं जो आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको कोई फिजिकल एलिमेंट है या ओबेसिटी है या आप में कुछ भी अगर फिजिकल लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आप जो प्रोटोकॉल में आसन दिए गए हैं वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो ताकि आप अकेले ना महसूस करें कि मुझसे नहीं हो पा रहा है आसन, ये मॉडिफिकेशंस मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ। आगे चलते हैं, हम मकर आसन से शुरू करेंगे। मकर आसन एक लाइन डाउन पोजीशन है। ये आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं अगर आपको जमीन पर बैठने में कोई दिक्कत आती है घुटनों के कारण। शुरू करेंगे। मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का कॉमन योगा प्रोटोकॉल हिंदी वर्जन यूज कर रही हूँ इसके लिए। मकर आसन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें। आराम करें। यह मकर आसन है। यह आसन सभी अधोमुखी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है। यह पीठ के निचले हिस्से को आराम पहुंचाता है। भुजंग आसन। अब अधोमुखी मुद्राओं के लिए तैयार हों। भुजंग का अर्थ है सर्प या कोबरा। पेट के बल लेट जाएं, सिर को हाथों पर रखें और शरीर को आराम से रहने दें। अब टांगों को आपस में जोड़ें और बाहों को खींचें। माथे को भूमि पर रखें। अब अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। यह भुजंग आसन है। यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है। यह पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है। सांस छोड़ें, अपने माथे को भूमि पर रहने दें तथा बाहों को खींचें। अपनी टांगे फैलाएं, हथेलियां ऊंची करें तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। शलभासन। तो भुजंग आसन प्रोटोकॉल में इस प्रकार है कि आप अपने नाभि तक ही उठ रहे हैं और पूरा नहीं उठते हैं जैसे ज़्यादातर भुजंग आसन में दिखाते हैं। वो कुछ इस प्रकार होता है। तो अगर आपको इस प्रकार उठने में कोई तकलीफ ज़्यादा लगती है तो आप 2-3 इसके प्री प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। पहला है वेरिएशन जहाँ पे आप अपने हाथों को पूरी की ओर, हाथों को चेस्ट के आजू बाजू रखते हैं और कोहनी को पूरी तरह से सामने की ओर खोल देते हैं। अगर आपको टांगे परस्पर मिलाने में कोई दिक्कत लगती है तो आप हल्का सा गैप दे सकते हैं। पंजे आपके बाहर की ओर निकले रहेंगे और फिर आप वैसे ही सांस लेते हुए ऊपर की ओर शरीर को आपने खींच लिया है। एल्बोज को आपने कोहनियों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया है और यहाँ पे आपका जो नितंब का इलाका है वो सिर्फ जमीन से लगा हुआ है और आपका जो एब्डोमेन है, पेट वाला भाग है, वो ऊपर की ओर उठ गया है। यहाँ पे गर्दन आप पीछे की ओर ले जाएंगे और पूरी तरह से बैक बेंडिंग पोजीशन, पीछे झुकने वाला आसन, इस आसन का लाभ उठाएं। इसका दूसरा वेरिएशन, आप अपने टांगों को परस्पर मिलाएं, हाथों को सामने की ओर खींच लें, माथे को जमीन से लगाएं और जितना हो सके अपने शरीर को उठा सके उठाएं, मगर आपके हथेली जमीन पे ही टिकी रहेगी। तो इसमें भी आपको एक बैक बेंडिंग पोजीशन का लाभ आएगा। जितनी देर कंफर्टेबल उतना देर रहें, उसके बाद वापस।
इसका एक और प्री प्रैक्टिस है। एक डायमंड का शेप अपने हाथों से बना दें और जहाँ पे आपका माथा शुरू होता है वहाँ पे लगा दें। सर को नीचे रखते हुए, हाथ को यहीं पे ही रखते हुए, इसी पे अपना भार पूरा ज़मीन की ओर, भार को के ओर छोड़ते हुए अपने एल्बोज को, कोहनियों को सीधा करें और गर्दन को पीछे की ओर करते हैं और वापस आए। भुजंग आसन का ही एक और वेरिएशन सर्पासन, जिसमें आप अपने हाथों को, हथेलियों को पीछे की ओर जकड़ लें, आपस में उंगलियों को मिला दें और अपने हाथों से पीछे की ओर खींचे ताकि आप चेस्ट से, अपने छाती से ऊपर की ओर जितना हो सके उठ पाए। सांस छोड़ते हुए वापस। ये कुछ प्री प्रैक्टिसेस हैं भुजंग आसन के, ताकि आप आराम से भुजंग आसन की स्थिति, जो कि इस प्रकार आप सिर्फ नेवल तक, अपने नाभि इलाके तक ही उठेंगे। कोहनियां भी बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर रहेंगी और शोल्डर्स भी पीछे की ओर आके खींचे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं शलभ आसन। शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा। पेट के बल लेट जाएं, टांगे आपस में जोड़ लें, थोड़ी को भूमि पर रखें, दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर ओर हों। सांस भीतर लें, अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें। बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए। इस स्थिति में आराम से रहें। यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। यह कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। अब सांस छोड़ें, टांगों को नीचे भूमि की ओर ले आए, अपनी बाहें निकालें और भूमि पर विश्राम करें। हृदय रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। शलभ आसन में भी वेरिएशन है, क्योंकि दोनों टांगों को एक साथ लेना काफ़ी इंटेंसिव प्रैक्टिस है। आप एक पाद शलभ आसन माने आप एक एक करके एक टांग को उठाएं। पहले आप दाहिने टांग को ऊपर ले जाएं, वापस सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, बाएं टांग को ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार आप 10 बार दोनों टांगों से इसी प्रैक्टिस को कर लीजिए। सांस की गति सामान्य। और अगर आप दोनों टांगों से इस प्रैक्टिस को करना चाहें तो सहारे के लिए आप अपने हथेली को थाइस के नीचे रख सकते हैं, खुली हथेली को रख सकते हैं, और इससे जब आप दोनों टांगों को ऊपर ले जाएंगे तो आपको सहारा अधिक मिल पाएगा। इसका वेरिएशन कुछ लोग अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद ऐसे फिस्ट की तरह भी थाइस के नीचे रखते हैं और फिर अपने दोनों टांगों को एक साथ ऊपर उठाते हैं। यहाँ पे भी सांस बिल्कुल बराबर नॉर्मल रहेगी आपकी, और वापस आते हुए फिर अगेन मकर आसन में विश्राम करना है आपको। तो ये हमारे 2 आसन, भुजंग और शलभ आसन प्रोन पोजीशन में है, छाती के बल। अब आता है पीठ के बल के आसन। सबसे पहले सेतु बंद आसन। आगे चलते हैं। पुल बनाना। टांगों को आपस में जोड़ें, बाहों को शरीर के किनारे रखें, दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को कसकर पकड़ें। सांस भीतर लें, धीरे धीरे नितंबों तथा धड़ को पुल बनाने के लिए उतना ऊंचा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। आराम से रहें। यही अंतिम मुद्रा है। यह आसन अवसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है।
ये पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब सांस छोड़ें, धीरे धीरे मूल स्थिति में आए और विश्राम करें। पीठ के बल लेट जाएं। कृपया ध्यान रखें, गर्भावस्था के बाद की तिमाहियों वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग ना करें। उत्तान पादासन। इस आसन में पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पाद आसन हुआ है। जमीन पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन नाभि केंद्र अर्थात नाभि मणि चक्र में संतुलन स्थापित करता है। उत्तान पाद आसन भी एक बहुत ही इंटेंसिव प्रैक्टिस है। इसमें आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो फिर एक एक पाँव से ही 30 डिग्री तक उठाएं। 30 डिग्री यानी करीबन 1 फुट ऊपर जमीन से, और वापस सांस लेते हुए फिर से दूसरा पाँव ऊपर और वापस। इसका पूर्णतः लाभ उठाना हो तो दोनों पाँव से ही कीजिए। दोनों पाँव से जब करेंगे तो काफ़ी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने सांस रोक दें और फिर उठाएं। ये रेकमेंडेड नहीं रहेगा, परंतु जब तक आप इसके अभ्यासी हो जाएंगे आपको नॉर्मल सांस लेते हुए ही आप इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। सांस लेते हुए आप ऊपर की ओर ले जाएंगे और यहाँ पे जब आप रुकेंगे तब आप अपने सांस को नॉर्मल चलाते रहेंगे। दूसरी बात, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका जो अपर बॉडी है यानी कि आपका शोल्डर्स, नेक और हेड वाला रीजन, ये भी काफी टेंस हो सकता है और ऐसे इस प्रकार कुछ उठ सकता है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो कि ऐसा भी कुछ आपको हो रहा है, यहाँ पे बहुत टेंशन तनाव महसूस हो रहा है, तो धीरे धीरे अपने बैक को जमीन से ले जाएं और इस वाले हिस्से को भी, गर्दन वाले और शोल्डर हिस्से को भी धीरे से रिलैक्स करने की कमांड दें और जितनी देर हो सके आप अपने लेग्स को रखें। अगर आपके लेग्स शिवर करने लगे क्योंकि ऊपर है, तो ये समझे कि अभी आपकी मसल्स तैयार नहीं हैं इस प्रैक्टिस में ज़्यादा होल्ड करने के लिए। तो अपने आप को उतनी तकलीफ नहीं दें। समझ लीजिए जैसे 10 सेकेंड या 5 सेकेंड ही रख पाए हैं ऊपर, फिर नीचे आ जाइए, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, रिलैक्स कीजिए और फिर से 5 सेकेंड और आराम से ऊपर की ओर और फिर वापस। तनाव नहीं आना चाहिए योग अभ्यास करने में, नहीं तो फिर एक नेगेटिव मोटिवेशन, नेगेटिव इम्पैक्ट, फीडबैक, इम्प्रेशन मिलता है बॉडी को और फिर बाद में फिर से योग करने का मन नहीं करता है। अर्ध हल आसन। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर टिका दें। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सर्वप्रथम अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं। तत्पश्चात 60 डिग्री का कोण बनाएं। अब धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। यह अर्ध हलासन की पूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में शरीर की स्थिति नितंब से कंधे तक सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों के साथ
इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो जिन्हें पीठ से निचले हिस्से में दर्द है उनके लिए आप सीधे टांग ना उठाने के बजाय दोनों टांग को घुटने के बल से मोड़ लें, ऊपर उठाएं और फिर यहाँ से आप सीधे ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये आसान है। डायरेक्टली जमीन से उठाना ये बिल्कुल ना कीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे होल्ड करने में दिक्कत है तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं और दीवार के सहारे से अपने टांगों को उठा सकते हैं। उसके लिए क्या कीजिए, दीवार के पास आ जाइए, अपने हिप्स को दीवार से लगा दें, जितना नजदीक आप आए हिप्स दीवार के उतना बेहतर रहेगा। और फिर धीरे धीरे दीवार के सहारे आपने एड़ी को टिका दिया है। अभी मैंने थोड़ा गैप इसमें दिया है दीवार में और अपने हिप्स में थोड़ा गैप दिया है ताकि मैं प्रयास कर सकूं दीवार से सहारा हटाने का और 90 डिग्री पे अपने लेग्स को सीध में रखने का। जब मैं थक जाती हूँ तब मैं शायद फिर से दीवार का सहारा लेके रिलैक्स कर सकती हूँ। फिर से वापस। अभ्यास के लिए अच्छा होगा अगर आप अपने पंजों को अंदर की ओर खींच लें और आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेच महसूस होगा पूरे थाइज में और काफ मसल में। और वापस। ये अर्धहलासन का एक और वेरिएशन है। जिन्हें ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट है वो ये ना करें। और वेरिकोज वेन्स अगर आपको कंप्लेंट है तो उसके लिए अर्धहलासन बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। आगे बढ़ते हैं। पवन मुक्त आसन में उंगलियों को अच्छी तरह पकड़ लें, सिर तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से छूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्त आसन है। यह कब्ज दूर करता है, उदर वायु से मुक्ति दिलाता है और पीछे की मांसपेशियों तथा मेरु तंत्रिकाओं को ठीक करता है। अपना सिर पीछे लाएं, सांस छोड़ें, अपनी टांगों को सीधा फैलाएं, आराम करें। उदर की चोटों, हर्निया, साइटिका तथा गर्भावस्था में यह अभ्यास ना करें। पवन मुक्त आसन में आप एक पाद पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं। अगर दोनों आपको डिफिकल्ट लगता है तो सिंपली एक टांग को अंदर की ओर घुटने के बल से लेके हथेली को ऐसे जकड़कर इस वाले भाग पे, पिंडली के मध्य भाग पे रख के अंदर की ओर दबाना है आपको, ताकि थाई से आपका एब्डोमेन रीजन और चेस्ट रीजन में दबाव पड़े। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना हो तो आप अपना गर्दन भी उठा सकते हैं ताकि नाक आपकी घुटने से मिल जाए। और वापस। इसको आप दूसरी टांग को फैला के भी प्रैक्टिस कीजिए। वापस। और फिर दूसरे टांग से यही। और जब दोनों टांगों से आपको करना होगा तब दोनों टांगे अंदर मिलाएं आपने। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो गर्दन ना उठाएं और ऐसे ही प्रेशर बनाए रखें एब्डोमेन पे और रिलीज। वापस। शवासन। शव का अर्थ है मृत शरीर। यह आसन संपूर्ण विश्राम के लिए किया जाता है। अपनी भुजाओं और टांगों को फैलाकर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर हों, आंखें बंद कर लें।
पूरे शरीर को जागृत भाव से विश्राम दें। प्राकृतिक श्वास से परिचित हों। इसे लयबद्ध और धीमा होने दें। ताजगीपूर्ण और निश्चिंतता की अनुभूति होने तक इस अवस्था में रहें। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति देता है और शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम देता है। यह तनाव तथा उसके परिणामों के प्रबंधन में बहुत सहायक है। शवासन में कोई भी आपकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी वॉलेंट्री मूवमेंट। जानकर कोई हिलना डुलना नहीं चाहिए, बिल्कुल ढीला छोड़ना है शरीर। और अगर कोई म्यूजिक चल रहा है तो उसके साथ सुनते रहना है आपको। यह मस्त। हम आगे बढ़ते हैं कपालभाति पे। शवासन से जब आप उठेंगे तो एक तरीका है कि आप अपने बाईं ओर टर्न कर जाएं और धीरे धीरे आप उठें। इससे उठें और बैठने की अवस्था में आ जाएं। इससे एक और बेहतर तरीका है, आप शवासन में हैं, मुड़ जाएं, छाती के बल आ जाएं, मकर आसन में आए, कुछ देर यहाँ पे विश्राम करें। इसके बाद भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएं, ठुड्डी नीचे, सांस लेते हुए छाती उठाए। इसके बाद चतुष्पाद आसन एंड शशांक आसन, और फिर यहाँ से वज्रासन के स्थिति में आप नेचुरली आ गए। ये एक बहुत ही नेचुरल तरीका है उठने का। प्रेफरेबली जब भी आप शवासन से उठ के आए या मकर आसन से उठ के आए तो इसी तरीके से आए। और अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं, सीधे ही आप टर्न करके उठते हैं, तो लेफ्ट से ही उठेंगे, राइट से। आगे बढ़ते हैं। आगे हम कपालभाति की प्रैक्टिस करेंगे। भाग के श्वसन केंद्रों को उत्तेजित करता है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और पूरे शरीर को विश्राम दें। गहरी सांस भीतर लें, सीना फुलाएं। सांस को उदर की मांसपेशियों के बलशाली संकुचन से बाहर निकालें। शांत रूप से सांस भीतर लेना और सक्रिय रूप से बाहर निकालना जारी रखें। फिर एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे बाहर निकालें और विश्राम लें। इस प्रक्रिया को 30 बार करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। प्रत्येक चक्र के अंत में गहरी सांस लेनी चाहिए। अब 2 चक्र और करें। कपालभाति सामने की वायु नलिकाओं को स्वच्छ करता है। इससे कफ संबंधी समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है। यह ठंड, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है। कृपया ध्यान रखें, हृदय संबंधी परेशानियों, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया,
तथा गैस्ट्रिक अल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें। प्राणायाम। कपालभाति में एक और ध्यान रखें कि अगर आप मेंस्ट्रुएटिंग हैं, अगर आपको पीरियड्स अभी भी आते हैं, तब भी उस काल में ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके एब्डोमिनल रीजन पे पड़ता है और आप नहीं चाहेंगे कि आपको और तनाव महसूस हो। दूसरी चीज़, इसमें हम एब्डोमिनल यानी कि पेट के आसपास की मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, ना कि छाती को, और ये बहुत ही ज़्यादा तनाव देने वाला एक प्रैक्टिस है, स्पेशली लोअर बैक पे। तो अगर लोअर बैक पेन है तब भी आप ये उतना ज़्यादा फोर्सफुली ना करें, डॉक्टर की सलाह लेके ही कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत जर्क आता है। आप चाहें तो आप इसको चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, ताकि आपका बाकी शरीर एटलीस्ट बाकी शरीर के पास सहारा है। दूसरी चीज़, जब आप एक्सहेल करेंगे तब एक्सहेल आपका एक्टिव रहेगा। एक्टिव यानी कि ज़्यादा ध्यान आपका एक्सहेल पे रहेगा, सांस छोड़ने पे रहेगा। इनहेल आपका स्वतः अपने आप ही होता रहेगा। इसको एक मेजर करने का तरीका है कि अगर आपको सांस अंदर लेने की आवाज़ आ रही है तो मतलब आपका इनहेलेशन अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सांस छोड़ने पे, लेट गो करने पे, जो भी टॉक्सिन अंदर है, दिमाग में अगर कुछ भी परेशानी है, वो सब आपको जानकर अपने शरीर से बाहर फेंकना है। यही एक कपालभाति का प्रैक्टिस है। कपालभाति पेट को कम करने का या फैट को कम करने का या यहाँ के मसल्स को मजबूत करने की प्रैक्टिस नहीं है। ये एक्चुअली कपाल रीजन यानी कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, माथे का इस वाला भाग से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं या परतें होती हैं, लेयर्स होते हैं, उसको हटाने का एक प्रैक्टिस है। ये एक भाति माने शाइनिंग, चमक आ जाना कपाल वाले रीजन पे। इससे आपका एक मेंटल कामनेस, आप आराम से, आप में जितनी भी कुछ तनाव होती है वो सारा शरीर से दूर चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया है। कॉमन योगा प्रोटोकॉल में ध्यान की प्रक्रिया को एक अच्छा खासा समय दिया गया है, और ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हमें लगता है कि ध्यान करना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए या किसी के लिए भी, क्योंकि थॉट्स बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, विचार आते हैं और हम उसी में ही खो जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि हमने ध्यान नहीं किया। तो प्रोटोकॉल में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें उस फोकस को मेंटेन करने में। अगर आपका फोकस हट रहा है कोई बात नहीं, आप वापस आइए। अगर आप बिगिनर हैं तो एक म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा सकते हैं और अपना ध्यान उस म्यूज़िक पे टिका सकते हैं। दूसरा चीज़, आप अपना ध्यान भ्रू मध्य में, जो आईब्रो सेंटर में हल्के से टिकाए रखें। मतलब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि आंखों में भी तनाव आ रहा है, इस पूरे इलाके में तनाव आ रहा है। हम तनाव से हटने के लिए ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है आसपास तो कोशिश करना है कि जो बहुत दूर की आवाज़ें हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ देना है, और वो आवाज़ें जो आपके शरीर के बहुत नज़दीक हैं उनको पकड़ना है। अगर बहुत सारी आवाज़ें हैं, सड़क का शोर, घर वालों का शोर या कुछ भी अगर हो रहा है, तो धीरे धीरे अगर 10 आवाज़ें हैं, 10 में से 5 को पकड़े माने उस 5 पे ही ध्यान ले जाए, फिर 5 से 3 पे, 3 से 1 पर बाहरी आवाज़, फिर जो बहुत दूर है फिर पास वाली आवाज़ लाएं। समझ लीजिए फ़ैन की आवाज़ है, और वो भी अगर दूर होए, फिर आगे जाके अपनी सांसों की आवाज़ पे अपना ध्यान ले जाएं, और वहाँ से फिर अंदरूनी आवाज़ें, हार्ट बीट, दिल के धड़कने की आवाज़, और अगर किसी आवाज़ से भी आपको आवाज़ को भी पकड़ने का मन ना करे तो फिर आप प्लेन ध्यान अपना भ्रूमध्य पे ले जाए और वहाँ से भी हट जाए, तो एक शून्य पे ध्यान अपना
शून्य में अपना ध्यान आप एब्जॉर्ब करने, शून्य आपको एब्जॉर्ब करने लगेगा, आप शून्य में समाने लगेंगे और वही एक ध्यान की अवस्था है। कुछ देर ध्यान में बनने के लिए एक मेडिटेटिव आसना, ध्यानात्मक स्थिति ज़रूरी है। अगर आप कंफर्टेबल हैं पद्मासन लेने के लिए तो वो बहुत ही उत्तम है ध्यान की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना शरीर आपका दृढ़ रहेगा उतना आपका मन भी डिस्ट्रैक्शन से हटेगा। पद्मासन ना अगर हो सके तो वज्रासन, वज्रासन नहीं तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। सुखासन यानी कि ये जनरल क्रॉस लेग पोजीशन में यूजुअली बहुत स्टेबिलिटी नहीं आती है, तो पद्मासन ग्रहण करने के लिए दोनों लेग्स को बाहर आपने स्ट्रेच आउट कर लिया है और एक लेग जो भी कंफर्टेबल है उसको पहले मोड़ के अंदर रख लिया, फिर दूसरा लेग अंदर रख लिया और कोशिश रहेगी कि दोनों घुटने आपके ज़मीन पे ही लगे रहें। और फिर आप एक हस्त मुद्रा अडॉप्ट करेंगे, या तो ज्ञान मुद्रा या अंजलि मुद्रा, जो भी कंफर्टेबल है, और फिर ध्यानात्मक स्थिति में आप आराम से जा सकते हैं। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। ध्यान से पहले हम प्राणायाम कर रहे हैं। क्रमशः बाएं तथा दाएं नासिका छिद्रों से सांस लेना है। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, सिर ऊंचा तथा आंखें बंद हों। शरीर को कुछ गहरी सांसें लेकर आराम की स्थिति में लाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास अंदर लें, फिर इसे बंद कर लें। दाहिने नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। अगली बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिना नासिका छिद्र बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। 5 चक्र और पूरे करें। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करने वाले नए लोग हैं, उनके लिए श्वास अंदर खींचने और बाहर करने का समय समान होना चाहिए। धीरे धीरे इनके समय का अनुपात बढ़ाकर 1:2 करना चाहिए। सांस धीमी, स्थिर तथा नियंत्रित होनी चाहिए। इस प्राणायाम का उद्देश्य ऊर्जा के सभी प्रमुख मार्गों को शुद्ध करना है। ये पूरे शरीर को पोषित करता है। ये चित्त को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता देता है। ये प्राण शक्ति बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करता है। ये कफ संबंधी दोषों का भी निवारण करता है। शीतली प्राणायाम। शीत का अर्थ है ठंडा। यह प्राणायाम साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्यग्रता को दूर करता है। शीतली प्राणायाम अपने नाम के अनुरूप शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। पद्मासन अथवा किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अंजलि मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब की आकृति जैसा बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके वायु को फेफड़ों में भरें और मुंह बंद कर लें और दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। कफ और पित्त के कारण होने वाली अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। यह त्वचा और नेत्र के लिए लाभदायक है। ठंड, कफ अथवा तुंडिका शोथ अर्थात टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए।
शीतली प्राणायाम में भी काफ़ी लोग अपने जीभ को ट्यूब के भांति नहीं बना सकते हैं। उसके दूसरा प्राणायाम कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम है, जिसमें आप दांतों को परस्पर मिला के और फिर अपने जीभ को, शीतकारी प्राणायाम में आप अपने दांतों को परस्पर मिलाकर अपने जीभ को पीछे की ओर टिका सकते हैं और दांतों के बीच से जो छिद्र हैं उनके बीच से आप सांस वायु अंदर खींचें और बंद करके, मुंह को बंद करके नासिका से अपने वायु को बाहर निकालें। एक और प्राणायाम है आपके शरीर और मन को शीतल करने के लिए, जिसमें आप अपने जीभ को पीछे की ओर मोड़कर ऊपरी वाले दांत से टिका सकते हैं और फिर साइड से वायु को अंदर ले सकते हैं और वो वायु आपके सलाइवा से मिलकर ठंडी हो जाएगी और वही ठंडी सांस आप अपने शरीर में ग्रहण करेंगे। यही प्रैक्टिस आप एटलीस्ट 6 बार करें, जैसे आप शीतली प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। आगे बढ़े। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर भौरे को कहते हैं। इस प्राणायाम में श्वास छोड़ने के समय जो ध्वनि निकलती है वो भौरे के बूंद बूंद से मिलती जुलती लगती है। दोनों नासछिद्रों से गहरी सांस भीतर लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे की बूंद बूंद की जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। प्राणायाम का एक चक्र है, 2 बार और दोहराएं। अच्छी दवा है। इसे तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में बहुत कारगर पाया गया है। अब भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठों से बंद कर लें। अब तर्जनी को अपनी आंख पर, मध्यमा को नासापुटों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को अपने होठों पर रखें। अपनी नाक खोलें और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की बुनबुन सी आवाज करते हुए श्वास छोड़ें। यह एकाग्रता और ध्यान के प्रारंभ के लिए तैयारी करने का प्राणायाम है। ध्यान। आइए अब ध्यान के लिए तैयार हूं। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें। अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। अपनी हथेलियों को जांघों पर ऊपर की तरफ को रखें। भुजाएं और कंधे ढीले और आराम की स्थिति में होने चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल अपनी दोनों भौहों के बीच हल्का ध्यान दें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हों। ध्यान मस्तिष्क को शांत और आनंदमय रखता है
ये एकाग्रता, स्मृति विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। ये पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। ये सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहिए। अगर आपने जो आसन ग्रहण किया है उसमें आपको तकलीफ हो रही है तो आप शरीर में ज़्यादा हिला डुला ना देके हल्के से अपने आसन को खोल सकते हैं। ज़्यादा हिला डुला ना हो और किसी और आसन में बैठ सकते हैं। चेंज करने की वजह से अगर ध्यान आपका भटक रहा है तो फिर कुछ देर ध्यान सांसों पे ले आए, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें और ज़्यादा ध्यान सांस छोड़ने पे हो ताकि मन आपका फिर से शांत हो जाए और स्थिर हो फिर से हो पाए। पूरे शरीर को ढीला महसूस करें। कहीं भी तनाव नहीं हो। अगर फिर से विचार आ रहे हैं कोई बात नहीं, आने दें, मगर कुछ इस प्रकार अपने सांसों के साथ जुड़ जाएं कि जब आप श्वास छोड़ें तब जो भी विचार आपको आपके घर कर रहे हैं उनको भी आप अपने दिमाग से और जहन से जाने दें। एक लेट गो का अनुभव करें ताकि शरीर और मन किसी भी प्रकार के जकड़न से हट जाए और सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान, हल्कापन पूरे शरीर और मन में महसूस हो।
कॉल में बताया जाएगा। एक अच्छा भाव अपने लिए और मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख समृद्धि एवं शांति की इच्छा करता हूँ और सब में मंगल हो, सब में मैत्री हो, सब में यूनिटी की भावना हो, सब में योग हो और सब सुखद जीवन अपना चला सके। आगे चलते हैं। एंड में एक संकल्प पे ख़त्म करने के बाद एक प्रेयर अपने लिए, अपने पूरे कम्युनिटी के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाथों को परस्पर जोड़ लें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। हाथों को रब करें। कुछ समय से अगर आपकी आंखें बंद रही हो तो आंखों को खोलने से पहले हाथों को रब करके हाथों की गर्माहट को आंखों पे महसूस करें। इससे आंख आपकी रिलैक्स हो जाएंगी। फिर हाथ को वहीं पे रख के आंखों को खोलें, पलक झपकाएं 2-3 बार और फिर हथेली के छिद्रों से लाइट को अंदर आने दें और फिर हाथों को सामने की ओर से हटाएं और दृष्टि को हाथ के बीच में ही रखें। और अब आप वापस आ गए हैं। आप सभी को मेरे श्वेतिका की तरफ से इंटरनेशनल योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि योग आपके जीवन में आपको बहुत ही सुखद और दृढ़ता पूर्वक आगे चलाए। इम्यून रहें, निरोग रहें और रोज़ कुछ समय योग को समय दें। नमस्कार। फिर